नई वीडियो स्टार्ट कर। ओके जी, फाइन। तो अब जो है नेक्स्ट जो है वो इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं। देखिए कंपाइलर मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कंपाइलर है। इस पूरे सॉफ्टवेयर को हम आईडीई कहते हैं, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके अंदर कई सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर ये है जिसके अंदर हम टाइप करके ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर ये है जिसको हम यहाँ ये कंपाइल पे बटन पर क्लिक करते हैं तो एक कंपाइलर का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सोर्स प्रोग्रामों को इसमें कन्वर्ट करता है, वंस एंड जीरोज़ में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास जो सोर्स प्रोग्राम आपने लिखा जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा था A=1 था, B=2 था, ये सोर्स प्रोग्राम जो मैंने आपके सामने यहाँ कई बार डिस्कस किया। इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो कौन सी फाइल क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट.o की फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट ये फाइल, इस फाइल में क्या होता है, सारे वंस एंड जीरोज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम आपने ये लिखा होता है इसी को वंस एंड जीरो में उसने कन्वर्ट किया होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके पास वंस एंड जीरोज़ में आ गया। पूरा प्रोग्राम जो है आपकी ये जो फाइल है main.o की फाइल या ऑब्जेक्ट, ये इस केस में चूँकि आपकी फ़ाइल का नाम main.c था तो उसने ऑब्जेक्ट फाइल भी उसी नाम की क्रिएट करी। तो ये main.o की फ़ाइल जो क्रिएट हुई है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल जो क्रिएट हुई है वो क्या है, वंस एंड जीरोज़ की फाइल है। तो आपकी फ़ाइल ऑलरेडी वंस एंड जीरो में कन्वर्ट हो चुकी है। बस आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके चलाएं तो प्रोग्राम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये देखें .o की फ़ाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो आपको प्रोग्राम चल जाएगा, 2 और 1 स्वाइप हो गए, ठीक है जी। ये आपको समझ नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ये भी मैं इतना डिटेल में डिस्कस भी नहीं किया। बहरहाल ये समझिए कि 1 0 में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोग्राम चल गया। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जी जनाब स्लो होता है, इट्स अ वेरी स्लो टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहरहाल आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी इंटरप्रेटेड ही हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिट, जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो वो ये हम जिट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। एनीवेज पे मैं नहीं जाऊँगा, वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या करती हैं, ठीक है, जिस तरह जावा है उसके अंदर आप जब सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे A=1 मैंने और B=2 में मैंने बात की, सोर्स प्रोग्राम ये आपका क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम होगा, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब जब आप इसको जावा के अंदर, जावा चूँकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है, वो कंपाइलर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो जब ये आप जो है इसको बेसिकली उसके अंदर एक कंपाइलर का बटन होता है, कंपाइल का बटन होता है, लेकिन वो इस तरह कंपाइल नहीं करते, वो 1 0 में आपके सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वो आपके प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में करता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है, यानी बाइट कोड की फ़ाइल बन जाती है। अब ये ऐसी फ़ाइल होती है कि आप किसी भी कंप्यूटर पर उसको चलाने की कोशिश करें तो नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी। जिस तरह ये 1 0 की फ़ाइल तो किसी कंप्यूटर पे चलेगी, क्योंकि बाइनरी फाइल है, 1 0 की फ़ाइल है, ये तो किसी भी कंप्यूटर पे चल जाएगी, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज जिस इंटेल के कंप्यूटर पे आपने जो है ये सॉफ्टवेयर बनाया है तो उस पर चल जाएगी आराम से, किसी और इंटेल या AMD के कंप्यूटर पे चल जाएगी। लेकिन ये बाइट कोड का जो फाइल क्रिएट हुई ये किसी भी कंप्यूटर पे नहीं चलेगी, ठीक है। इसको कैसे चलाएंगे, इसके लिए पहले आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं जावा की बात करूँ, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये ओरेकल की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ से JRE आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। जब ये JRE आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, और उसके बाद उसकी मदद से फिर आप इस बाइट कोड को रन करेंगे। और बाइट कोड के अंदर बेसिकली क्या होता है, बाइट कोड में ये होता है बेसिकली जो आपका जो जावा का सोर्स प्रोग्राम है ना, जब आप उसको जावा के सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सोर्स प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर देता है, किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वो जावा का जो वर्चुअल मशीन है उसकी असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसकी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है। लिनक्स के लिए अलग वर्जन होता है, विंडोज़ के लिए अलग वर्जन होता है। तो विंडोज़ पे जब आपने जावा का JRE का विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल किया तो बाइट कोड चूँकि ऑलरेडी जावा की वर्चुअल मशीन के उसमें है, असेंबली लैंग्वेज में है, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करता है, इसमें से बारी बारी जो जावा वर्चुअल मशीन की असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है उसको उठाता है और नेटिव मशीन, जिस मशीन के ऊपर हमने जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया, उसके प्रोसेसर की जो असेंबली लैंग्वेज में उसको जैसे आप चलाते हैं ना सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो उसी टाइम वो उसको कन्वर्ट करता है उस मशीन के, जिस मशीन के ऊपर आप चला रहे हैं उसकी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसकी फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर चलाता है। तो एक एक करके एक इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन उसको चलाता है, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन बाइट कोड के जो
फाइल है उससे दूसरी इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको जो है वो नेटिव मशीन यानी जिस मशीन के ऊपर आपने GRE इंस्टॉल किया उसकी असेंबली लैंग्वेज और उसकी मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको चलाता है। इस तरह एक एक करके जो बाइट कोड से इंस्ट्रक्शन उठाता है, ठीक है, और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है नेटिव मशीन के यानी जिस मशीन के ऊपर GRE आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और फिर उसको रन करता है। तो आप ये देख सकते हैं ये प्रोसेस बहुत स्लो है, हर बार एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाया जा रहा है और उसको उठाने के बाद जाके उसको जिस मशीन के ऊपर आप चला रहे हैं, जिस प्रोसेसर के ऊपर आप चला रहे हैं, ठीक है, इंटेल का है, AMD का, उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो चलता है। एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाना पड़ता है और आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपकी नेटिव मशीन की यानी जिस मशीन के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और चला रहे हैं उसकी असेंबली लैंग्वेज और उसकी मशीन लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट करता है और फिर चलाता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, एक एक इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक इंस्ट्रक्शन उठाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तरह 1 बाय 1 सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो C और C++ होता है उसमें क्या होती है, उसमें ये होता है कि आपका प्रोग्राम ऑलरेडी आपने जो है 1 और 0 में कंपाइल किया होता है, जस्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं वो इंस्ट्रक्शन चलाता है और 1 बाय 1 जो है ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 1 बाय 1 उनको चलाता है, ठीक है, और एक मतलब चलाता है और प्रोग्राम आपका चलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है। लेकिन जावा और ये बाकी जो लैंग्वेज पाइथन वगैरह हैं वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, उसमें क्या करते हैं पहले जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जैसे जावा के केस में, तो फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और फिर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के ऊपर बाइट कोड आप ले जाएं और उस कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर लिनक्स का कंप्यूटर है तो लिनक्स कंप्यूटर के ऊपर आपने क्या करना होता है, बाइट कोड उधर ले जाएं और उस लिनक्स कंप्यूटर के ऊपर GRE इंस्टॉल कर ले। ओरेकल की वेबसाइट से लिनक्स के लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग GRE का वर्जन होता है और जब इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो वर्चुअल मशीन होती है जावा की, ठीक है, वो क्या करती है आपके जो है जो आपके बाइट कोड है उसकी इंस्ट्रक्शन, चूँकि वो तो जावा वर्चुअल मशीन की इंस्ट्रक्शंस के अंदर होती है, उनकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस में होती है, ठीक है, उसके फॉर्मेट में होती है, उसकी इंस्ट्रक्शन में होती है, ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, नेटिव मशीन की इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है और उसको कन्वर्ट करता है नेटिव मशीन की इंस्ट्रक्शन में। नेटिव मशीन कौन सी, जिसके ऊपर आपको सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो जावा का जो प्रोग्राम होता है वो इसलिए उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वो आप जावा का प्रोग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप लिख लें और आप उसको किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको चला सकते हैं, ठीक है। क्यों, बस सिर्फ आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आपका प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू C और C++, ठीक है। तो C++ अगर आपने इंटेल की मशीन के ऊपर कोई प्रोग्राम जो है वो कंपाइल किया हुआ है तो वो जो मशीन है, वो जो आपका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो जो है सन के कंप्यूटर पर सपोज नहीं चलेगा या एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटेल के प्रोसेसर के ऊपर कंपाइल होगा। और जावा के केस में ऐसा नहीं होता, जावा का प्रोग्राम चाहे जिस मर्जी कंप्यूटर पे लिखें वो चल जाएगा, एप्पल पे भी चल जाएगा, आपके लिनक्स पे भी चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एप्पल और लिनक्स या जिस कंप्यूटर पे चला रहे हैं उसके ऊपर GRE आपने इंस्टॉल कर देना है। एप्पल वाले एप्पल के लिए एप्पल का GRE इंस्टॉल करें और लिनक्स के लिए लिनक्स का GRE इंस्टॉल करें, ठीक है। तो बाइट कोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन की जो है वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस में जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो है वो ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो मैं आपको GRE कर लेता हूँ, GRE डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड पे आता हूँ तो ये देखो ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया हूँ, लिंक आ गई, ये ओरेकल की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है आपने कौन सी मशीन के लिए इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप लिनक्स के लिए करना चाह रहे हैं, मैक के लिए करना चाह रहे हैं, विंडोज़ के लिए करना चाह रहे हैं, 32 बिट विंडो के लिए करना चाह रहे हैं, 64 बिट विंडो के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जावा का जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल होता है बाइट कोड में, और बाइट कोड क्या होता है, वो बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो है प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस में जावा वर्चुअल मशीन की इंस्ट्रक्शंस में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, आपका सोर्स प्रोग्राम। और फिर जो है GRE उसको जो है जावा के जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जावा वर्चुअल मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है उससे ट्रांसलेट करता है नेटिव मशीन्स के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू जी, यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर हम मज़ीद टॉपिक्स को करने